जय हिंद दोस्तों। पढ़ ले भैया पढ़ ले, 5 मिनट रील देखने के चक्कर में न रहे भैया, पढ़ ले, क्योंकि पढ़ने से ही आपका सरकारी जॉब लग सकता है, अन्यथा नहीं लग सकता है। तो बहुत जल्द आपका सी टेट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और बहुत जल्द आपका सुपर टेट का भी होगा। और यदि आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं, दरोगा के करते हैं या एसएससी की तैयारी करते हैं, तो अगर आपके एग्जाम में समान अध्ययन पूछता है तो आप मेरे चैनल से बने रहिए। आपका संपूर्ण समान अध्ययन मैं निःशुल्क कराऊंगा, वो भी पीडीएफ के साथ। तो दोस्त, आज हम पढ़ेंगे बंगाल के इतिहास के बारे में। किसके इतिहास के बारे में मेरे दोस्त? तो बंगाल के इतिहास के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके पहले हमने ब्रिटिश साम्राज्य, डच, डेन, उसके बाद फ्रांसीसी, पुर्तगाली, इन लोगों के बारे में पढ़ा चुका हूँ। यदि मेरे चैनल पर नए होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। चलिए, तो आज लेट न करते हुए हम बंगाल के इतिहास के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। बंगाल के बारे में पढ़ेंगे। तो बंगाल आपको हम ब्रिटिश साम्राज्य पढ़ा रहे थे, उसी समय हमने बताया था कि बंगाल के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा बताए थे। तो देखिए बंगाल क्या आते हैं, यहाँ पर आते हैं मुर्शीद कुली खां। कौन आते हैं? मुर्शीद कुली खां। तो मुगल कालीन कब आते हैं मेरे दोस्त? मुगल कालीन। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, मुगल कालीन सूबों में बंगाल सबसे धनी प्रांत था। यानी मुगल जब काल चल रहा था, मुगल काल, उस समय क्या हुआ, बंगाल क्या था, सबसे धनी प्रांत था। कौन सा प्रांत था मेरे दोस्त? तो धनी प्रांत था, ठीक है। औरंगजेब के मृत्यु के बाद, किसके मृत्यु के बाद? औरंगजेब के मृत्यु के बाद बंगाल मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में पूर्ण स्वतंत्र हो गया। क्या हो गया? पूर्ण स्वतंत्र। यानी जब औरंगजेब की मृत्यु हो गया तो जो बंगाल था ये मुर्शीद खां के हाथ में आ गया और इन्होंने क्या किया कि मुगल काल से पूर्ण स्वतंत्र कर लिया। कहा कि अब मेरा इसमें अधिकार चलेगा, ठीक है, अब हम आज़ाद हो गए। लेकिन यह मुर्शीद कुली खां ने 1704 ईस्वी में, कब? तो 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी को ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद में हस्तांतरित कर लिया। अब मेरे दोस्त, ये अपने नाम से मिला रहे हैं, जैसे हमारे योगी जी मिलाते हैं, ठीक है, उसी तरह से देखिए इनका नाम है मुर्शीद कुली खां। अब भाई राजधानी था ढाका में, तो ये कैसे इनको बर्दाश्त होगा, इसलिए इन्होंने लेके चलाया मुर्शिदाबाद में। कहाँ पे लेके चलाया? मुर्शिदाबाद में। तो आपको इस पॉइंट में याद रखना है कि बंगाल मुगल काल में सबसे धनी प्रांत था। उसके बाद में औरंगजेब की मृत्यु के बाद में क्या हुआ कि बंगाल का शासक कौन बना? तो मुर्शीद कुली खां बने। और मुर्शीद कुली खां क्या बने? तो भैया बने तो इन्होंने अपना ढाका से लेकर कहाँ लेकर आ गए? मुर्शिदाबाद, ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे हम देखते हैं, जब दिक्कत नहीं है तो मेरे दोस्त आगे हम देखते हैं कि मुर्शीद कुली खां ने, ठीक है, मुर्शीद कुली खां ने क्या किया कि भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को तकावी ऋण प्रदान किया। अब तो आप सोच रहे होंगे कि मेरे दोस्त कि ये तकावी ऋण क्या है, ये तकावी ऋण क्या है? तो मेरे दोस्त आप टेंशन न लीजिए। तकावी ऋण वह धन जो राजा या जमींदार या राज्य या सरकार की ओर से गरीब खेतिहरों को खेती के औजार बनाने, चाहे बीज बोने, ठीक है, या कुआं बनाने के लिए, या किसी संकट में, क्या, या किसी संकट से निकलने के लिए दिया जाता था। किस चीज़ से निकलने के लिए? संकट से निकलने के समय दिया जाता था ऋण। क्या दिया जाता था मेरे दोस्त? एक तरह से आपको ऋण दिया जाता था, ठीक है, ये आपको दान नहीं दिया जाता था, संकट से निकालने के लिए ऋण दिया जाता था। उसी को तकावी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? तकावी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर तकावी ऋण, तो तकावी ऋण समझ में आ गया, ये आपको समस्या से निकलने के लिए दिया जाता था, ठीक है ना। तो अब समझ में आ गया। तो कौन? तो मुर्शीद कुली खां ने बंगाल में नई भूमि राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत ये तकावी ऋण लगाया। तो बहुत अच्छा लगाया भैया। मान लीजिए आपके पास समस्या है तो आप वहाँ से निपटारा कर लेंगे, बाद में उनका पैसा दे दीजिए, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम देखते हैं मेन आगे पॉइंट। तो कह रहा है प्रदान किया तथा बंगाल में इजारेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया। और भैया अब इजारेदारी प्रथा क्या है? तो देखिए इजारेदारी प्रथा जो है, इसमें पंचवर्षीय ठेके का व्यवस्था थी। कौन सा ठेके? तो पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था था।
अब भैया पंचवर्षीय ठेके था तो ठीक है, इजारेदारी क्या है? तो इसमें क्या होता था कि सबसे अधिक बोली लगाई जाती थी। क्या लगता था? बोली लगती थी। ठीक है, इसमें सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि ठेके पर दिया जाता था। अब कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप कुछ मान लीजिए कि आप किसी चीज़ पे बोली लगाने गए और ये दो चीज, 3 आदमी है, 4 आदमी, और यहाँ से कुछ खरीदना है तो ये बोले 1, ये बोले 2, ये बोले 3, ये बोला 4, अब इनको दे दिया जाएगा इसके बारे में। तो यहाँ आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर बोली लगता था। ठीक है, क्या लगता था मेरे दोस्त? यहाँ पे बोली लगाया जाता था। तो इजारेदारी का मतलब यही होता है कि जो सबसे अधिक बोली लगाएगा उसी को दिया जाएगा। कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन नहीं। चलिए आगे देखिए। आगे देखते हैं कि मुर्शीद कुली खान ने स्वतंत्र होने के बाद भी मुगल सम्राट के प्रति निष्ठा जताते हुए उन्हें वार्षिक कर, यहाँ ध्यान देखिए, बहुत तेज था। मुर्शीद कुली खान जो थे, एक तरह से चटुकार समझ लीजिए, मुर्शीद कुली खान जो थे स्वतंत्र होने के बाद भी कहते थे मुगल सम्राट के जो थे लोग उनके पास जाते थे और क्या करते थे, उन्हें वार्षिक कर दिया जाता था। माने कर देते थे कि आप गुस्साइएगा मत, लीजिए जो आपका पैसा हुआ, टैक्स हुआ, हमसे लेते रहिए। भले हम स्वतंत्र हो गए हैं तो क्या हुआ, भले हम स्वतंत्र हो गए हैं तो क्या हुआ, आप हमसे पैसा लेते रहिए। ठीक है, बदले में आप हम पर अटैक मत कीजिएगा, है ना, यही ना हो सकता है। चलिए आगे देखिए। वार्षिक कर और नजराने भेंट होता रहता था। माने नजराने का मतलब पैसा वैसे जाकर देते थे, क्योंकि वह मुगलों का विश्वास अपने ऊपर बनाए रखना चाहता था। अब कहने का मतलब कि मुगल के नज़र में ये मुर्शीद कुली खान बहुत अच्छा बना रहना चाहता था कि मैं सर आपका गुलाम हूँ, आप हमको दिक्कत कभी मत पहुँचाइएगा। ठीक है, चलिए, तो ज़्यादा दिन ये सब थोड़े चलता है। अब आते हैं, उसके बाद में इनको हम यहाँ तक समाप्त करते हैं, इससे ज़्यादा आपका परीक्षा में नहीं आएगा। ठीक है, अब आते हैं सुजाउद्दीन। कहाँ आते हैं? सुजाउद्दीन। किसके बाद में? भाई मुर्शीद कुली खान के बाद में आता है सुजाउद्दीन। अब सुजाउद्दीन के बारे में पढ़ते हैं कि सुजाउद्दीन क्या किए हैं। तो मेरे दोस्त 1726 ईस्वी में, कब? 1726 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान की मृत्यु के बाद, तब मृत्यु हो गया 1726 में किसका? तब मुर्शीद कुली खान की मृत्यु के बाद सुजाउद्दीन अगला बंगाल का नवाब बना। अब बंगाल का भैया कौन नवाब बना? अब बंगाल का नवाब बना सुजाउद्दीन। कौन बना मेरे दोस्त? सुजाउद्दीन। कब बना? तो 1726 में। कब बना मेरे दोस्त? 1726 में। 1726 में। ठीक, सुजाउद्दीन के प्रमुख प्रशासनिक सलाहकार में शामिल थे। भैया इनके प्रशासनिक सलाहकार कौन कौन थे? कौन इनको सजेशन देता था कि आप ऐसे काम कीजिए, ऐसे काम कीजिए? तो भैया उनके दरबार में थे राय ए रयान, आलमचंद। ये आलमचंद क्या थे? वित्त विशेषज्ञ, पैसा के बारे में देख रेख करते थे। ठीक है, आलमचंद। उसके बाद में कौन थे मेरे दोस्त? तो भैया इसके बाद में थे जगत सेठ फतेह चंद। जगत सेठ फतेह चंद क्या थे? ये साहूकार थे। तथा अलीवर्दी खां और हाजी अहमद खां थे। तो भैया कितने लोग हो गए इनके दरबार में? तो एक राय रान, 1 2 3 4 5 6 लोग इनके दरबार में मुख्य लोग थे। किनके दरबार में भैया? तो सुजाउद्दीन के दरबार में। कब ये शासन पर बैठे? तो 1726 में। किसके बाद में बैठे? तो मुर्शीद कुली खान के बाद में बैठे। इन्होंने अपने दरबार में क्या रखे थे? सलाहकार रखे थे। तो सलाहकार के नाम क्या था? तरान, आलमचंद, ठीक है, जगत सेठ, फतेह चंद। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिएगा, अब 2 बार बोल रहे हैं। सुजाउद्दीन ने अलवर्दी खां को 1739 में। कब? अलीवर्दी खां को 1739 में बिहार का नायब नाजिम नियुक्त किया। देखिए कौन? सुजाउद्दीन। किसको? अलवर्दी खां को। कब? 1739 में। क्या नायब नियुक्त किया? तो नायब नाजिम नियुक्त किया। नायब नाजिम नियुक्त किया। ठीक है, इसी समय सुजाउद्दीन की मृत्यु हो गई। यानी 1739 में सुजाउद्दीन की क्या हो गई? मृत्यु। ये स्वाहा, क्या हो गए? स्वाहा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं
चलिए आगे अब हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। यदि अच्छा लगे तो एक दूसरे को दोस्त शेयर करने का प्रयास कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मेहनत करना हमको पड़ रहा है और आप भी हमारे लिए थोड़ा सा तो मेहनत कर सकते हैं। और पीडीएफ आपको चाहिए तो हमसे पीडीएफ आप ले सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके मोबाइल नंबर पर भेज देंगे। ठीक है भैया।